नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाते हुए और प्रत्येक देशवासी को इसके अहमियत और महत्व को समझाकर इसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, ये पहले भी बताया गया है कि जो यह शुरुआती के ये जो वाक्य हैं कि भारतीयता आधारित सद्भाव, भाईचारा, इखलाक मोहब्बत, आपसी श्रद्धा, आपसी स्नेह, आपसी प्रेम, सब कुछ भारतीयता आधारित है। ये हर एक मैंने जो संदेश के पहले ही कहा जाता है। आप लोग भी कोई पुस्तक खोलते होंगे तो प्रस्तावना मिलता होगा। उस प्रस्तावना का मतलब है कि वो उस पुस्तक या किताब के अंदर जो कुछ भी है उसका वो सार है। तो हमारा बस या भारतीय अवाम ताकत दल का अपने या अपनी आदरणीय भारतीय अवाम से बस यही कहना है कि जो इतना ही प्रस्तावना में ही कहा जाता है कि यदि इसी को हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारी आदरणीय भारतीय अवाम इसको समझ जाए, इसको अपना ले, तो बहुत कुछ कल्याण हो सकता है। इसलिए इसमें सब कुछ जो है वो भारतीयता आधारित है कि हम सबको भारतीय माने, इसी प्रकार सबको अपनाएं और अपनाने का जो मुख्य आधार है वो दूसरे को सम्मान देना, इज्जत देना और बराबरी का ये है। तो यही भारतीय अवाम ताकत दल का निवेदन है और निवेदन रहेगा और इसी बात को स्पष्ट करना है और इसी बात को समझाना है। तो हालांकि ये जो दौर चल रहा है जिसमें कि जितने भी मतलब दौर तो कठिन है, जिसमें कि जितने भी राजनीतिक दल हैं वो भेद विभेद जातियों के आधार पर, संप्रदायों के आधार पर, समुदायों के आधार पर, भाषा के आधार पर और भाषा के आधार पर जो प्रांत बनाए गए हैं तो उन प्रांतों के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर, समूह के आधार पर इत्यादि सब पर इस पर यानी काफी भेद विभेद मैंने किया जा रहा है। और ये जो मैंने समाज को तोड़ने वाली शक्तियां हैं जो कि राजनीतिक दलों के का काम खोटा पहनी हुई हैं, वो इसी भेद विभेद जो कि इस समाज के लिए बहुत नुकसानदेह है, उसी पर अपना वो मैंने साजिश लोगों को यानी बांट के रखना, लोगों को लुभाना और उसी में से कुछ जो भी टुकड़ा उनको मिल जाए मैंने वोट सत्ता का, बस वही उसी गतिविधि में वो लिप्त है। ऐसा करते करते लोकतंत्र के नाम पर आज 74-75 साल हो गए। जिस भारत को एक होना चाहिए आज जातियों का तांडव है, संप्रदायवाद का या
सांप्रदायिकता का तांडव है। और भी इसी तरह की जो हमारे समाज की, हमारे देश की घातक जो बुराइयां हैं, जो जहर है, उसका तांडव चल रहा है। और ये शक्तियां जो विघटनकारी हैं और समाज को तोड़ने वाली बहुत बेहया किस्म की हो गई हैं, बेहया। अब उनको ये भी असर नहीं कि ऐसा करना जो है इसको समाज नकारेगा और यह हमारे समाज और देश के लिए नुकसानदेह है, बहुत घातक है, यह आभास भी उनको नहीं होता है। और ये आभास ये भी नहीं करा गया है कि ये हमारा मुल्क जो है, भारतवर्ष, हमारा मतलब हमारा राष्ट्र भारतवर्ष, ये भारतीय संविधान से ये नियंत्रित, संचालित, आदेशित और निर्देशित है। मतलब कि डायरेक्टेड, मैंडेटेड, conducted and controlled by the Constitution of भारत। तो यह भी बहुत कम लोगों को ज्ञान कराया गया है। इसीलिए कभी कभी वो इस बात को कहते हैं कि भाई हमारे तो जो वेद पुराण में लिखा गया है उसी का अनुसरण करेंगे, हम जो मनुस्मृति में लिखा गया है उसका अनुसरण करेंगे, हम इस देश का कानून और संविधान को मानने के लिए बाध्य नहीं है। और उसी के देखा देखी और भी तत्व जो कहते हैं कि हम तो अपना कुरान को फॉलो करेंगे, हम मेरे लिए संविधान और देश का कानून नहीं, सभी नहीं, कुछ ऐसे तत्व है उनको बढ़ावा मिलता है। तो इसमें जो अब तक की जो 74 या 75 वर्ष की जो राजनीति रही है, ऐसे तबकों को ये बता नहीं पाई है और ये तथ्य उनके सामने रख नहीं पाई है या उनकी मानसिकता को बदल नहीं पाई है कि इस तरह की बातें कभी कभी वो आती रहती हैं। लेकिन भारतीय जनता दल ये बराबर इस बात का एहसास दिला रहा है कि यह देश भारत के संविधान से चलता है और इसलिए ये भारत गणराज्य है और इंडियन रिपब्लिक है, भारतीय गणतंत्र है। ये इन तथ्यों को जानना बहुत जरूरी है। यदि ये तथ्य सभी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जान जाएंगे तो ये जो इस तरह का हुआ कि हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, बनाएंगे, ऐसे लोगों को आप आसानी से खारिज कर पाएंगे कि जब तक हमारा ये भारत का संविधान है उसमें थोड़ी बहुत त्रुटियां हैं, हम नहीं कहते, लेकिन अब जैसे त्रुटि मेरी समझ से या भारतीय अवाम ताकत दल के दृष्टिकोण से थोड़ी सी बहुत त्रुटि है जो कि शुरू में लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो पूरा थोड़ा सा इसकी अवधारणा का संदेश देने में उसमें थोड़ी सी दिक्कत है। लेकिन यदि उसी के स्थान पर यह कहा जाए कि भारत विथ इट्स स्टेट्स एज भारत विथ स्टेट्स एज इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, मतलब हिंदी में कि भारत और प्रांतीय इकाइयां और भारत और इन प्रांतों के साथ जो कि इसकी प्रशासनिक इकाइयां। तो दोनों धाराओं में काफी फर्क है। जो पहला जो संविधान में पड़ा हुआ है, जो कि पहला यहीं से संविधान शुरू ही होता है कि इंडिया दैट इज भारत ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, माने स्टेट से मिलकर बना है और होना चाहिए कि भाई असली अस्तित्व भारत का है और जो प्रांत बनाए गए हैं वो इसकी माने सुविधा के लिए उसकी प्रशासनिक इकाई है। तो ये है। दूसरा जो है जो पंथ को लेकर के तमाम यानी जो मूल अधिकारों में एंड फंडामेंटल राइट्स में वो डाला गया है, उसकी जरूरत है ही नहीं। धारा 25 से लेकर 28 और 30 भी ऐसा है, इस सब को खारिज कर देना चाहिए।
किसी को धर्म के आधार पर प्रचार प्रचार करने का मौलिक अधिकार बिल्कुल नहीं, अधिकार आपका है। आपको ये प्रचार करना है। आप अपने अच्छी अच्छी बातें जहां भी है उनको बताइए, वो इंटरनेट पर डाल दीजिए, नेट पर डाल दीजिए, सब लोग इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, और जिसका भी जो मन होगा वो पंथ अपनाएगा। लेकिन जहां एक और जो है इसका जो है इन मौलिक अधिकारों का दुरुपयोग होता है। आपने देखा होगा ये क्रिश्चियन मिशनरीज जो है प्रलोभन के द्वारा कुछ ऐसी भी सिखाते हैं कि झूठ बोल करके किसी को माने अपना माने वो धोखे से इंपर्सोनेशन के द्वारा भी वो धर्म परिवर्तन की शिकायतें आती हैं। वो कहते हैं कि हमको ये अधिकार मिला हुआ है, मौलिक अधिकार है मेरा। तो दुरुपयोग बहुत ज्यादा है। तो प्रलोभन और जो है धोखेबाजी या इंपर्सोनेशन इत्यादि की जो शिकायतें हैं, तो इसलिए वो जो है ये जो मूल अधिकारों से बिल्कुल उसको निकाल देना चाहिए। और ये कहना चाहिए कि भाई ये जो आपका पंथ है आपका व्यक्तिगत है, पर्सनल, और इसको अपने यानी जाति तौर पर या पर्सनल तरीके से, व्यक्तिगत तरीके से आपको घर के अंदर इसको निभाना है। इसके लिए किसी फंडामेंटल राइट की आवश्यकता नहीं है। ये जहां एक और दूसरी ओर मांग होती है वो धारा 44 जो समान आचार संहिता की बात होती है। समान आचार संहिता की जरूरत है ही नहीं। जो प्रावधान है, जो मान लीजिए बहुविवाह है, तो बहुविवाह जो है गवर्नमेंट सर्विस के लिए और अभी वो प्रतिबंध वो लगा हुआ है, वही चीज जो है सब पर लागू कर दीजिए। धारा 44 के जो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स है, स्टेट्स पॉलिसी है, उसको बगैर लागू किए जो मान लीजिए कोई नौकरी में है तो यानी बहुविवाह होने पर उसको दंड है, तो वही जो है सब पर लागू कर दी, हो गया। यदि वो अपराध है तो अपराध है। अपराध जो है मतलब कि कुछ लोगों के लिए हो, कुछ लोगों के लिए ना हो, मैंने इस भेद को वो खत्म करना है। तो जो ये धारा 25 से लेकर 28 और 30 वगैरह इसको खारिज करके सामान्य अधिकार कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। और दूसरा यह है कि और पंथ का निर्वहन जो आपका व्यक्तिगत है, उसको व्यक्तिगत रूप से निभाना है। जो आपकी रीति रिवाज है उसे आप निभाइए। उसमें किसी भी सरकार का और किसी भी दूसरे पंथ का कोई दखल है ही नहीं। हाँ, जरूर है कि रीति रिवाज के निर्वहन में ये जरूरी है कि यदि वो मानवता का उल्लंघन होता हो और इस देश के कानून या संविधान का उल्लंघन होता हो, तो निश्चित है कि अदालतें जो है वो दखल करेंगी। तो इसका जो है वो ध्यान को रखना पड़ेगा कि कोई भी आप रीति रिवाज अपनाइए तो जो इस देश का कानून है, इस देश का संविधान है और मानवता का या मानव अधिकारों का यदि उल्लंघन होता है तो अदालतों को पूरा अख्तियार होगा, वो दखल दें और उस पर फैसले दें और उस फैसलों को मानना बाध्यकारी होगा। इस तरह की है, तो इसकी होने की आवश्यकता है। इसीलिए जो हिंदू सनातन में एक प्रचलन चल गया है, घर वापसी क्या होता है भाई? वो किसी पंथ को मानने वाला है और वो हिंदू सनातन को अपना लिया तो घर वापसी हो गई। क्या मतलब इसका? तो इस तरह से तमाम गलत अवधारणाएं फैलाई गई हैं। इस भारत में रहते हुए आप किसी भी पंथ को अपना सकते हैं और मान लीजिए कोई हिंदू सनातन से इस्लाम बनता है तो वो घर वापसी नहीं है। ये फालतू की बातें जो है, दिमाग के फितूर जो है। और किसी को प्रचार करना है तो अपने पंथ का माने उसको नेट वगैरह पर डाल दीजिए, लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, जो भी अच्छा
पंथ होगा उसको उसको अपनाते रहेंगे, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से निभाएंगे। और यदि कोई किसी पंथ को नहीं भी मानता है और तभी वो ईश्वर या खुदा को भजता है, तो भजने दीजिए ना कि वो हिंदू ही बन करके या मुसलमान बन करके ही वो अल्लाह या खुदा या ईश्वर का की उपासना कर सकता है या उसका या उसकी भजन वो कर सकता है। तो बिल्कुल मैं ईश्वर के लिए कोई ईश्वर खुदा के लिए कोई बंधन मत रखिए ना। ये तो ठेकेदार जो है इसके जो है उनसे समस्या हो गई है। चलिए, तो घर वापसी का अब जैसे वो इसी संबंध में जो वसीम रिजवी है, वसीम रिजवी जो माने जिस पंथ में थे, इस्लाम पंथ में थे, उसकी कुरीतियों के विरुद्ध वो संघर्ष कर रहे थे। ये अच्छी बात है, आप पूरे जज्बे से पूरे शिद्दत से आप संघर्ष करिए, लेकिन आपने वो पंथ छोड़ दिया। पंथ छोड़ना जो है मेरी समझ से जो है वो पीठ दिखाने के बराबर है। जीवन संघर्ष का है, जीवन जो है वो पीठ दिखाने का नहीं है, और उस संघर्ष को छोड़ देने का नहीं है। अब ये वसीम रिजवी बताए हैं, मान लीजिए उनको कोई कुरीति जो है इस्लाम पंथ की अच्छी नहीं लगती है, अब जो कहेंगे तो अब उनका वो अस्त्र जो है, वो हथियार जो है कमजोर हो गया। अब कहेंगे तो तुरंत जो है वो हिंदू मुस्लिम हो जाएगा वो। और यदि वो इस्लाम पंथ में ही रहते और उसकी कुरीति को तार्किक ढंग से जो है दूर करने की कोशिश करते, तो वो ज्यादा सार्थक होता। तो समस्याओं से यानी मुंह मोड़ लेना, संघर्ष से यानी मुंह मोड़ लेना जो है कभी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। जीवन संघर्ष का है, और वो भी ईमानदारी से। तो पंथ पंथ के बदल लेने से बल्कि भारतीय ताकत दल के नजरों से तो हिसाब से तो अब वो ज्यादा कमजोर हो गए। अब वो कैसे जो है आक्रमण करेंगे? आक्रमण करते ही जो है मुद्दा जो है हिंदू वर्सेस मुस्लिम वो बन जाएगा। तो इतनी बड़ी कमजोरी उनकी आ गई। तो और भी बातें हैं, और लेकिन भारतीय ताकत दल इस तरह के पचड़े में की बातें नहीं करता है। वो कहता है कि स्वतंत्र मन से जिसका जो पंथ अपनाने का अपनाए, उसको सबसे ज्यादा तो महत्व देना है राष्ट्र धर्म के लिए, वो सबसे बड़ा धर्म है। बाकी आप कोई भी पंथ अपनाइए, आप जो है वो स्वतंत्र है। पंथ का प्रचार न तो प्रलोभन से, न तो पैसे रुपए से, न तो जो धोखे या इंपर्सोनेशन से अपने हुलिया बदल दिया, धोखा दे दिया, और वो फिर जो है वो यानी पंथ परिवर्तन के लिए जो है वो छल किया। तो और इसके लिए तो कानून है, इसके लिए राज्य सरकारों के पास अख्तियार है, कानून है। लेकिन उसका सबसे दुखद पहलू यह है कि इस पर काबू करने के बजाय ये सब जो है इसका दुष्प्रचार करते हैं। लव जिहाद फलाने है, ये सब क्या है भाई? अपराध है तो अपराध को डील करने के लिए उससे निपटने के लिए राज्य सरकारों के पास जो है पर्याप्त अख्तियारात हैं। उसका इस्तेमाल करके इस तरह की बुराई को दूर कर सकते हैं। लेकिन उसका प्रचार लव जिहाद और फलाने का नहीं, इससे समाज में एक नफरत फैलती है। तो आइए मुख्य मुद्दे, मतलब कि हालांकि इस YouTube के माध्यम से कोई चुनाव प्रचार हम नहीं कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह का चुनाव प्रचार चल रहा है, भारतीय जनता दल उससे बिल्कुल सहमत नहीं है। झूठा और अर्थहीन। अब देखिए, इन बातों का आम जनता से क्या लेना देना कि सपा आ रही है, सपा बिल्कुल वो आंधी की तरह आ रही है और हमारी 4 से 3 सीटें आ रही हैं, इसका कोई मतलब है? या बीजेपी जा रही है, बीजेपी मिट रही है, बीजेपी डूब रही है। अरे भाई अखिलेश यादव महोदय, ये अधिकार जनता का है।
जनता के फैसलों पर आप मत बैठिए, उसके विवेक का इस्तेमाल आप मत करिए। उससे अपनी नीतियां बताइए कि इस तरह की समस्याओं का निराकरण आप कैसे करेंगे, आपकी योजनाएं क्या हैं, कैसे यानी उनकी तकलीफों को आप दूर करेंगे, और वैसे भी क्या तकलीफ आप दूर करेंगे। आप तो चाहे विपक्ष में रहिए, और शासन में तो फिर यानी किन किन बुराइयों का तांडव होता है। उत्तर प्रदेश के आदरणीय भारतीय भाई बहनों ने साक्षात देखा है। तो उत्तर प्रदेश के हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन तो वो इसके साक्षात गवाह हैं कि आप और आपकी समाजवादी पार्टी किस तरह का माहौल लाती है। तो इस तरह का बातों का हालांकि भारतीय जनता दल को वर्णन करते भी काफी झिझक और संकोच होता है कि ये माने बीजेपी जा रही है और हम आ रहे हैं। ये तो एक अहंकार बोलता है, और अहंकारी इस जनता को मंजूर नहीं है, वो कबूल नहीं है। जनता के आगे बिल्कुल नम्र होना है, विनम्र होना है। जनता को ही ईश्वर मानना है और उसी को खुदा मानना है, और वो कैसे सुखी रहे, कैसे एक रहे, इसकी बात करो ना। और ये बीजेपी वाले भी कम नहीं हैं। बताइए, प्रधानमंत्री महोदय लाल टोपी पर वो टिप्पणी कर रहे हैं, रेड अलर्ट की बात कर रहे हैं। उनके पास यानी कोई योजना नहीं है। मोदी महोदय ये कहते हैं कि हमने जो है वो उज्ज्वला योजना दिया, और लेकिन इसका जवाब उनके पास नहीं है कि आपने सिलेंडर आपने चूल्हा तो दे दिया, सिलेंडर जो है जो पहले 300 रुपया था वो 1000 रुपया हो गया, तो वो गरीब क्या करेगा? इसका जवाब है आपके पास? इस पर आप नहीं बोलते हैं। और महंगाई पर आपकी जो है वो गिग्गी बंद है। महंगाई के विषय में भारतीय जनता दल ने पहले भी बताया होगा, और इस बात पर बिल्कुल स्पष्ट है कि कम से कम ये मोदी महोदय जो काला धन ला करके, सब्सिडी दे करके महंगाई की जो मार और महंगाई की जो परेशानी है, उससे हमारे जो आम भारतीय भाई बहन, हमारे गरीब भारतीय भाई बहन को निजात आप दिलाइए ना। लेकिन ये बात जो भारतीय जनता दल कर रहा है कि काला धन ला करके, काला धन कौन है? ये हमारा, वो हमारा आपका ही पैसा है, जिनको इन्हीं डकैतों ने जो डकैत आपसे वोट मांग रहे हैं, वही डकैत ने लूट करके विदेशों में जमा किया हुआ काला धन, तो उसी को ला करके और सब्सिडी वगैरह डीजल और पेट्रोल पर दे करके, छूट दे करके महंगाई की मार से हमारी आदरणीय भारतीय आवाम को निजात दिलाई जा सकती है, और दिलाया जाना चाहिए। लेकिन जैसा कि भारतीय जनता दल ने बताया हुआ कि ये काला धन ला करके महंगाई को कम किया जाए, इस पर ये जितने भी वोट मांगने वाले हैं, बीजेपी वाले, जेएनपीसी या कांग्रेस वाले, सपा वाले, बसपा वाले, वो एक नहीं बोलेंगे, क्योंकि इन्हीं का तो काला धन है। तो इसी से आप पहचानिए ना कि इनकी बातें कितना जनता को धोखा देने वाली है और जनता से छल करने वाली है। और बात सही है कि नहीं, और काफी बातें सही है कि जो और भी जो उत्पाद होता है, जो बाजार में आपको मिलता है, जो भी चीजें मिलती हैं, तो वो कंपनियां अपनी चीजों के दाम जो है वो तय करती हैं। लेकिन जो किसानों का जब उपज होता है, उस पर उनका जो है वो नियंत्रण नहीं होता है। तो उसके लिए तो जरूरी है कि भाई वो भी उसकी भी कीमत कम्पिटिटिव हो,
और यही नहीं, उसके साथ जो छल होता है कि मान लीजिए आलू है, आलू जब पैदा करेगा तो उसको मिलेगा 5 रुपया, ग्राहक को मिलेगा 40 रुपया, या 35 रुपया का जो खेल, तो ये बिचौलियों का, इसको इस पर कोई बात करता ही नहीं। भारतीय जनता दल स्पष्ट है कि यदि वो आलू जिसको कि ग्राहक जो है 40 में खरीद रहा है, तो कम से कम जो है 25-30 कम से कम 25-30 के आसपास जो है वो किसान को मिले। अब हम नहीं कहते कि 25-30 होगा, कितना होगा, अधिक से अधिक। और इसके बाद जो है बिचौलियों का हिस्सा जो है मुश्किल से 10% या अधिक से अधिक, माने 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। मान लीजिए 40 रुपये में बिक रहा है, तो 15 का 40 कितना होगा, 6 रुपया। तो 5-6 रुपये से अधिक बिचौलियों का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो उस 40 में, मैंने एक उदाहरण है, उस 40 रुपये की कीमत जो आलू की है, उसमें काफी हिस्सा जो है किसानों को मिलना चाहिए। और वैसा मिल सकता है, ऐसी बात नहीं है, बशर्ते मन में ईमानदारी। तो इस तरह की बातें सब नहीं करेंगे। ये जो है बहुजन समाज पार्टी के लोग, समाजवादी के लोग, जेएनपीसी कांग्रेस के लोग, और जो है जेएनपीसी कांग्रेस तो खुद ही सबसे बड़ी लुटेरी है। मैंने बताया ना कि ये सब्जी मंडियों में जो आड़तिया होते हैं, जो बिचौलिया होते हैं, वो उनमें करीब 90%, 95% अब पाएंगे तो इसी वो एनपीसी के मिलेंगे, वो बिचौलिए, जो कि काफी ये पैसा जो है वो खा जाते हैं। तो इनको देखने की आवश्यकता है। तो खैर, भारतीय जनता दल ने तो इसका इशारा बताया है, लेकिन ये सारी, यदि हमारे आदरणीय भारतीय आवाम का आशीर्वाद हमको मिलता है और सत्ता का उपकरण मिलता है, तो इस तरह की जितनी भी तकलीफें हैं, जो इनका बिचौलियों का, आड़तियों का जो तांडव है सब्जी मंडी में, वो दूर करके उनको उनका जो वाजिब मैंने जो अधिकार है, जो लाभ है, भारतीय आवाम ताकत उनको जो अपने किसान भारतीय भाई बहन हैं उनको दिलाएगा। इसी प्रकार एक तकलीफ और है, बहुत भयंकर। अब जैसे ये ठंडा का मौसम है, वो अपने किसान जो है अपने ट्राली पर, अपने वो ट्रैक्टर ट्राली पर, या कोई मान लीजिए वो ट्रकों में रात भर जो है वो मिलों पर जो है वो सब माने वहीं पड़े रहते हैं, इसे ठंडक में ठिठुरते हुए। ये सबसे बड़ा कष्ट का सबब है। इस पर कोई भी दल नहीं बोलता। इस पर कोई भी दल, माने न तो बीजेपी वाले बोलते हैं, न तो समाजवादी वाले बोलते हैं, न तो बहुजन समाज पार्टी वाले बोलते हैं, न तो जेएनपीसी बोलती है। लेकिन भारतीय जनता दल का स्पष्ट करना है कि इस कष्ट को भी दूर किया जा सकता है, और दूर करेगा भी कि भाई उनसे सीधे सरकार खरीदेगी, छोटा हो या बड़ा हो, और पेमेंट उसको 1 हफ्ते में। डेली तो मैंने वो पर्ची काटना मैंने आसान नहीं है। 1 हफ्ते में जो जितना भी आपने लिया वो पेमेंट आपको चेक से होगा। ये नहीं कि खाता होता कुछ नहीं, चेक आप ले जाइए, और आपको जिस भी अपना बैंक में डालना हो वो आप करते रहिए। तो पेमेंट आपको 1 हफ्ते में चेक से, और सरकार ही खरीदेगी। सरकार जो है, मान लीजिए कि छोटे किसान है तो एक केंद्र बना देगी, वो वहां ला करके उसको दे दीजिए, और आराम से दे करके अब अपने घर जाइए और आराम करिए, और 1 हफ्ते में आप अपने जितना जो सरकार को बेचा है वो पेमेंट आपको मिल जाएगा। और बाकी है सरकार जो है अब जो है इन चीनी मिलों को सप्लाई करेगी, और सरकार अपना इन चीनी मिलों से निपटेगी आराम से। तो वो रात भर जागने का, रात भर कष्ट उठाने का ये जो है तकलीफ जो है
उसका उस तकलीफ का निवारण ऐसे हो सकता है, लेकिन इस पर कोई भी पार्टी नहीं बोलेगी। तो इस तरह की तमाम बातें हैं। और यदि हम अपने जो किसान भारतीय भाई बहन है, खास करके जो सीमांत किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, उनके चेहरे पर यदि खुशी लाना है और उनके लिए वो स्माइलिंग फेसेस देखना है, तो सबसे बड़ी समस्या उनके पास पूंजी नहीं होती है। पूंजी वरना पूंजी होती तो अच्छा बीज, अच्छे से खाद और तमाम वैरायटी आते हैं, और वो खेत उनका बहुत ही प्रोडक्टिव और इकोनॉमिकल और जो है और प्रोडक्टिव और कास्ट इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन पूंजी नहीं होती है। तो इसके निवारण के लिए जो एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाली नहीं, उद्योगपतियों को लगाया जाए। चूंकि उद्योगपति के पास पूंजी होती है और वो इस तरह का उद्योग जो है वो करना भी चाहते हैं। तो हमारे जो सीमांत किसान है, या जो छोटे किसान है, या जो खेती नहीं कर पाते हैं, या जिनको बहुत दिक्कत है, उनकी भूमधरी को बदस्तूर कायम रखते हुए, मतलब उनकी जो होल्डिंग राइट है उनके, उसको इंटैक्ट रखते हुए, जो काफी वो ग्रुप समूह बना करके उद्योगपति आए और अपना जो है सब कुछ, यानी उसकी जुताई है, खाद है, पानी है, सब कुछ वो करे, और एक जो है आपसी समझ वाला, या कि सर्वमान जिसे कहते हैं, वो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, उसका उसका लाभांश का की हिस्सेदारी के साथ। और यदि उस किसान के पास भी कुछ पूंजी है तो वो भी लगा सकता है, तो उसका भी हिसाब बन सकता है कि भाई यदि किसान के पास पूंजी लगाता है तो लाभांश में किस तरह का उसका वो अकाउंट फॉर होगा, और किस तरह से वो बंटवारा पर असर पड़ेगा, वो भी सर्वमान तरीके से। तो इस प्रकार जो है जो उस किसान का काफी टाइम बच जाएगा, और वही खेत जो है जो कि पूंजी के अभाव में जो है उतना उत्पादक नहीं हो पाता था, अब जो है काफी वह उत्पादक भी हो सकता है, और काफी जो है आर्थिक रूप से जो है काफी लाभदायक भी हो सकता है। एक तो ये ऊपर है, और जब वो समय बचेगा तो अपने गांव गिराज में कुटीर उद्योग और इस तरह के उद्योग कि उनका जो है, जैसे आलू है, टमाटर है, चावल है, इसके फिनिश्ड प्रोडक्ट, ये जिसको कहते हैं प्रोसेस्ड, यानी क्या कहते हैं वो उसको परिष्कृत, जैसे टमाटर से जो चटनी वगैरह बनती है, जो भी तमाम इस तरह के वो प्रोडक्ट होते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो बिक सकते हैं, और ये माल जो है कॉम्पिटिटिव, यानी मतलब कि वो प्रतिस्पर्धात्मक भी हो सकता है ताकि माल बिके। तो काफी उद्योग जो है हमारे इन देहातों में स्थापित हो सकता है। हमारे वो भारतीय भाई बहन जो जिनकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गई, उससे पैसे उनको आए, और कुटीर उद्योगों में शामिल हो गया, और उन्हीं देहातों में जो उपज है, माने आलू है, टमाटर है, चावल है, या धान है, या गेहूं है, इससे तमाम इस तरह के जो है फिनिश्ड जो है वो प्रोडक्ट जो है हाँ, उसको हिंदी में बोलते हैं यानी प्रसंस्करण, यानी फूड प्रोसेसिंग के द्वारा जो है वो किया जा सकता है। तब जाकर के हमारे भारतीय भाई बहनों जो गांव गिराज के हैं उनके चेहरे पर खुशी आ सकती है, और छोटी छोटी बातों के लिए जो है जो मुकदमेबाजी का जो बहुत बड़ा अभिशाप रहता है, और तो यदि वहीं पर उनको रोजगार मिल जाएगा तो वो कोई भी शिक्षा, माने यदि वो MA होंगे, BA होंगे और कुछ भी होंगे,
तो यदि तो उसमें उसमें ही अब अपनी बुद्धि लगाएंगे और उसी में काफी उनको वो रोजगार मिल सकता है। तो रोजगार भी मिल जाएगा वहीं पर। तो काफी समस्या यदि हम इस तरह से सोचे तो हालांकि जो मैं सोच रहा हूं इससे अच्छे भी सोचने वाले हैं, वो अब इसके एक्सपर्ट भी हैं। तो कुछ मोटा मोटी इसी लाइन पर करके हमारे जो देहात के जो भारत में जो हमारे भारतीय भाई बहन, किसान भारतीय भाई बहन या मजदूर भारतीय भाई बहन है, सबके कष्टों को जो है दूर किया जा सकता है। तो इस तरह से मोटा मोटी ये लाइन है, ये एक सोच है। लेकिन इस पर जो है कोई भी न तो बहुजन समाज पार्टी वाले कुछ बताते हैं, न तो बोलने को तैयार है, न तो समाजवादी का तो हिसाब ही दूसरा है, गुंडागर्दी। इस पार्टी को तो मतलब कि बहुजन समाज पार्टी हुआ, जो समाजवादी पार्टी हुआ, मैंने इनका जो चरित्र है वो बिल्कुल जो आवाम को चाहिए वो सर्वथा इसके खिलाफ है। गुंडागर्दी, माफिया राज, किसी का प्लाट पसंद आ गया, फर्जी बैनामा, फर्जी टीचर, अरे यानी पूरा गुंडा राज जो है, जंग राज। तो इनसे हमारी आवाम जो है वो जो है सावधान रहे। अब देखिए जो योगी आदित्यनाथ जी ने जो माने अपराधियों का सफाया करने के लिए जो अभियान चलाया, तो ये सब अभियान चलाया तो ये सब क्या ये फैला रहे हैं ब्राह्मणों को। तो इस तरह का जो दुष्प्रचार है, ये दुष्प्रचार के आगे वास्तव में बीजेपी वाले जो है पूरा वो नतमस्तक रहते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। ये जीएनपीसी वाले, वामदल वाले जो है हर चीज में जो है दुष्प्रचार करने में सबसे आगे, और वो लोगों का दिमाग जो है माने वो प्रदूषित कर देते हैं और जहर भरने में सफल हो जाते हैं। और बीजेपी जो कहती है कि हमारे पास जो है 12 करोड़ के आसपास जो है कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, समझ में नहीं आता कि वो किस काम के भाई। मुट्ठी भर जीएनपीसी के, मुट्ठी भर ये सब वामपंथियों के जितने भी वो लोग हैं, हमारी आवाम में जो है अफवाह झूठ का जहर भरने में कामयाब हो जाते हैं। और बीजेपी के 12 करोड़ कार्यकर्ता पदाधिकारी उस झूठ और अफवाह को लोगों के दिमाग से निकल नहीं पाते। और इसका नजारा तो देखिए, गांव देहात में तमाम इस तरह से बोलने वाले हैं। मोदी जी का जो अभिशाप ये है कि भाई हमारी जो दुश्मन ताकतें हैं, खास करके जीएनपीसी वामदल है, इनका निपटारा करने के बजाय, और बहुत ही घातक ताकतें हैं, और इसी को देखा देखी और पार्टियों को काफी शर मिला हुआ। जो मोदी महोदय जो खास करके जीएनपीसी का जो राहुल गांधी है, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, जो कि इतनी खतरनाक है इस देश के लिए, उसका इलाज करने की वजह आप जो है उसके रक्षा करना, उसके आगे दंडवत करना, उसके आगे घुटने टेकना, ये सब कर रहे हैं। तो इसलिए औरों का वो हौसला बढ़ रहा है। तो ये इनकी गद्दारी है मोदी महोदय की देश के खिलाफ। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मोदी चोर है, मोदी झूठ बोलता है, मोदी फेंकू है, मोदी ने सब बेच दिया। तो लेकिन अब जय देहातों में ये सुन करके बड़ा दुख होता है कि भाई कि वो जो इन सबों ने वो फैला हुआ है कि मोदी फेंकू है, झूठ बोलता है और सब बेच दिया। जो मोदी महोदय जो हमारे माने आर्थिक समृद्धि का जो आधारभूत ढांचा जो तैयार करवा रहे हैं, वो बहुत ही जो है वो सराहनीय है, बहुत जरूरी है। चीन भी यही काम जो है कम से कम 20 साल पहले वो कर लिया है। इसीलिए वो आर्थिक रूप से भारत से कई गुना जो है वो मजबूत हो चुका है। भारत जो है अब कर रहा है,
अब तक तो ये जेएनपीसी वाले तो लूट रहे थे देश को। तो जो ये काम किया जा रहा है उसके लिए सब ये दुष्प्रचार कर रहे हैं कि मोदी ने सब बेच दिया। तो तरस इस पर आता है कि आखिर ये मोदी के या बीजेपी के 12 करोड़ कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, और हर बात पर जो है वो झूठ और अफवाह, सीएए पर झूठ और अफवाह, कृषि कानून पर झूठ और अफवाह। तो झूठ अफवाह फैलाने वाले मुट्ठी भर और इनके 12 करोड़ जो है वो कार्यकर्ता उस झूठ और अफवाह का काट निकाल नहीं पाते। ये सबसे बड़ी विडंबना है। और भारतीय जनता दल का तो शक है कि भाई कि ये झूठ और अफवाह ये करते क्यों नहीं है, जबकि ये कर सकते हैं। झूठ और अफवाह का निराकरण ये कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं। सिर्फ जो इनकी मंशा है कि नहीं भाई ये जिंदा रहें, विरोध पक्ष के रूप में जिंदा रहें, विरोध पक्ष के रूप में जिंदा रहेंगे तभी तो इनको दिखाकर वोट मिलेगा। ये सबसे बड़ा देशद्रोह है मोदी जी का और बीजेपी वालों का। और ऐसे मोदी जी और ऐसे बीजेपी इस देश को कबूल नहीं है भाई। जो देश में झूठ और अफवाह फैला रहा है उसको कुचलने की क्या आवश्यकता है। हालांकि आदमी को नहीं कुचलना है, ऐसी प्रवृत्तियों को, ऐसी हरकतों को, ऐसे कारनामों को उनको कुचलने के बजाय आप जो है आपके 12 करोड़ जो है कार्यकर्ता सेंटर में आप जो है वो जो है सेंटर की पावर आपके पास है, सेंटर की ताकत आपके पास है। सब कुछ रहते हुए इन जो जेएनपीसी के और वाम दलों के सब भाइयों के जो है जो हौसले बुलंद है, झूठ बोल रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, और आपको शर्म तक नहीं आती है कि इस तरह की बातें सब देहातों में बोला जा रहा है कि मोदी चोर है, मोदी झूठ बोलता है, मोदी फेंकू है, मोदी ने सब बेच दिया। अरे हमको सुन करके या भारतीय जनता दल को सुन करके बहुत दुख होता है कि ये बोल कौन रहा है। मैंने जो खुद इस देश का इतना बड़ा डकैत है जेएनपीसी, यानी वो बोल रही है, उसके मुंह से अच्छा लगता है आपको? जो सपा जो है इस उत्तर प्रदेश के लिए इतनी बड़ी अभिशाप है, यानी वो बोलवा रही है कि मोदी चोर है, मोदी ने सब बेच दिया। ये बसपा जो है खुद इतनी बड़ी अभिशाप है वो यूपी के लिए। बसपा जो है जो उत्तर प्रदेश के भारतीय भाई बहनों के लिए कितनी बड़ी अभिशाप है, वो बोलवा रही है कि मोदी चोर है, मोदी जो झूठ बोलता है, फेंकू है, कितना। तो कहने का मतलब है कि इसको मैंने हालांकि बोले कि ये चीजें जो है मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन यह देख करके कि कौन किसके मुंह से ये बात आ रही है, जो खुद ही इस देश का अभिशाप है, इस प्रदेश का अभिशाप है, जनता का अभिशाप है, वो कलवा है उल्टे। ये देश की गद्दार और देशद्रोही पार्टियों को पालना मोदी जी के पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बीजेपी वालों को समझ में आ रहे हैं कितना कॉस्ट कर रहा है और कितना महंगा पड़ रहा है इस देश को। पता नहीं इनको समझ में आया कि नहीं आया। और ये बार बार जो है इन ताकतों के और इन ताकतों की दुष्टता के आगे, इन ताकतों देश विरोधी ताकतों की हैंकड़ी के आगे हमेशा ये घुटने टेक रहे। 26 जनवरी के दिन जरा कल्पना करिए ना, 26 जनवरी हमारा वो राष्ट्रीय दिवस है। उस दिन आतंकवादियों ने हमारे राष्ट्रीय गौरव लाल किले पर चढ़ करके हमारे राष्ट्रीय गौरव तिरंगा को हटा करके उसके स्थान पर अपना आतंकवादी झंडा लगाया। ये जो मैंने अपने देश को नीचा दिखाया है मोदी जी ने, ये कभी भी इतिहास में भूलेगा नहीं।
जो 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 ये शर्मसार, और सिर्फ इसलिए कि मोदी जो है इन ताकतों के आगे जो 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 जो, जो घुटने टेक रहे हैं, और इतने पर भी इनको शर्म नहीं आई मोदी महोदय को कि वो लोकसभा में कह रहे हैं कि जब तक मोदी है तब तक मजे लीजिए। ये हालत उनकी। अब इन बातों को लेकर बोला गया कि हमारे वो योगी महोदय आएंगे तो ठीक कर देंगे। क्या ठीक करेंगे? वो जिसके मन में हमारे एक तबके के प्रति जो है इतनी घृणा है कि बीच में जिन्ना 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 वो बोलते रहते हैं, अब्बा जान, भाई जान और चचा जान, इन शब्दों से ही लगता है कि उनका विचार जो है कितना प्रदूषित है। ये बताया गया है कि कई बार बोला गया है, इसी यूट्यूब के माध्यम से बोला गया है कि योगी आदित्यनाथ महोदय चचा जान, भाई जान, अब्बा जान, ये हमारे देश के ही, हमारे मुल्क के ही संबोधन है और आदरणीय संबोधन है। आप इनको नीचा दिखा करके जो आपकी जो आपकी कलुषित भावना है, जो आपकी कलुषित सोच है, वो दिखाता है। और ऐसे कलुषित सोच वाले जो है हमारे देश को या हमारे प्रदेश को या उत्तर प्रदेश की आवाम को कबूल नहीं है। इसको आप जान लीजिए। और आपको शायद इतिहास का पता भी नहीं है, गद्दार है जवाहरलाल नेहरू, और आप जो है जिन्ना के प्रति जो है वो जिन्ना जो वो किए हुए हैं। नेहरू की गद्दारियों का आपको पता है कि नहीं पता है? आपकी देशभक्ति तो तब आती है कि नेहरू की गद्दारियों को जो है उजागर करने की हिम्मत आप दिखाते। तो इस तरह की जो दुर्भावना कि सिर्फ जो है जिन्ना मुसलमान है, बस इसीलिए। और यही नहीं, देखिए सारी करतूत जो है ये बीजेपी वालों की नष्ट हो जाती है सिर्फ वो मैंने इस तरह की भावना रखना और एक पंथ की सुपीरियरिटी, ये आतक इन सब ये सिखा नहीं पाए और संदेश नहीं दे पाए। भाई सबको साथ में रहना है और सभी पंथ बराबर हैं। ये आतक इन सबों ने ये सब संदेश नहीं दे पाए। बस घर वापसी का कहने का मतलब ही है कि आप ये मानते हैं कि भाई ये एक पंथ जो है दूसरे पंथ से सुपीरियर है। इसीलिए तो भारतीय जनता दल ने, हालांकि इन शब्दों को मेरी आवाम कहाँ तक समझती है वो भी एक प्रश्न हो सकता है। एक अंग्रेजी का शब्द है वो स्मग बिलीफ एंड फॉल्स प्राइड। उसका मतलब होता है कि मतलब एक अपनी चीज को, अपने पंथ को दूसरे से बेहतर समझना और एक झूठा जो है गर्व करना। ये सबसे बड़ा रोग है जो बीजेपी वालों का, आरएसएस वालों का। इसमें बिलीफ, अब अंग्रेजी के शब्द है, स्मग बिलीफ एंड फॉल्स प्राइड के सबसे बड़े ये शिकार हैं और दूसरों को ये शिकार बनाते हैं कि हमारा हिंदू सनातन जो है दूसरे पंथ से सुपीरियर है। ये बहुत गलत है। सभी पंथ बराबर हैं, सभी पंथ महान हैं, कुरीतियां सब में हैं। वो जो है उन कुरीतियों को दूर करने की जरूरत है। उन कुरीतियों को उन कुरीतियों को उसी पंथ के जो मानने वाले हैं, उसी पंथ का जो अनुसरण करने वाले हैं, उसी पंथ का के जितने भी अनुयायी हैं वही दूर करेंगे, लेकिन जागृति के अनुसार, जागरूकता के अनुसार। किसी को नीचा दिखा कर नहीं। तो सबसे बड़ी समस्या तो बीजेपी और आरएसएस वालों से यह है। तो अब देखिए, एक दिन जो है वो देखा जा रहा था कि असल बात है कि जनता की समस्याओं पर बात करने का मौका नहीं, मैंने बहुत कम समय मिल पाता है। इतने
मैंने क्या कहते हैं फ्रिंज एलिमेंट्स रहते हैं कि उन्हीं की फितरत बताते बताते जो है पूरा टाइम वो निकल जाता है। तो सुधांशु त्रिवेदी एक प्रवक्ता है इनके बीजेपी के, वो तमाम लेक्चर दे रहे थे कि हम कि हमारे पुराने जमाने में, हमारे पुराने वक्त में, हमारे वेदों में, पुराण में ये है वो है। सुधांशु त्रिवेदी महोदय जरा ये बताइए कि हमारे देश में महापुरुषों की कमी है, तमाम महापुरुष हैं, उन महापुरुषों में सूफी संत भी हैं। सवाल इस बात का है, अब सुधांशु त्रिवेदी जी बताइए कि जैसे कबीरदास हैं, उन्होंने कहा कि साध बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है ताकि हृदय आप। इसका अनुसरण करने वाले कितने बीजेपी में है? नहीं है ना। सवाल ये नहीं कि भाई प्रभु राम तो जो है, प्रभु राम रहे, प्रभु कृष्ण रहे, हमारे अल्लाह भी रहे, हमारे खुदा भी रहे, ईसा मसीह भी रहे और भी लोग रहे, लेकिन उनका अनुसरण करने वाले कितने हैं? प्रभु राम का नाम लेंगे और जो है वो मस्जिद ढाएंगे, अल्लाह का नाम लेंगे और वो आतंकवाद फैलाएंगे। तो समस्या ये है, समस्या ये नहीं कि भाई हमारे तमाम आदर्श हैं, आदर्शों की कोई कमी नहीं है, महापुरुष भी तो तमाम है, लेकिन ये इंसान जो है उसको मानने को तैयार नहीं है। समस्या ये है। तो सुधांशु त्रिवेदी महोदय इसको समझिए कि वो इंसान जो है वो नाम लेते हुए भी, उसका फोटो टांगते हुए भी उनके आदर्शों को और उनके पदचिन्हों को अनुसरण क्यों नहीं करता है? अपना जीवन, अपने समाज का जीवन, अपने परिवार का जीवन, अपने देश का जीवन जो है पाक क्यों नहीं बनाता है? समस्या ये है। भारतीय जनता दल ये इसी काम में जुटा हुआ है कि अपने भारतीय भाई बहनों को समझाएं, उनको बताएं कि कम से कम हमारा जीवन पाक हो और हमारे समाज परस्त हो, इंसानियत परस्त हो, मुल्क परस्त हो और अवाम परस्त हो। इसी के लिए तो बता रहा है। और उसकी जो पहली आवश्यकता है कि इस जीएनपीसी के रहते, वाम दलों के रहते, इन सपाइयों के रहते, बसपाइयों के रहते, टीएमसी के रहते वो संभव नहीं है। ये हमेशा जो है बिड़ाने वाले, नफरत फैलाने वाले, समाज को हमेशा यानी बॉइलिंग पॉट, हमेशा समाज हमेशा भेद विभेद रहे, नफरत फैलती रहे, हमेशा उबलता रहे, ऐसे करने वाली है। तो कभी भी इनके रहते जो है सुकून वो मिल नहीं सकता। और इनकी जो फितरत है हमेशा जो है लूटपाट या समाज में जो है यानी भेद विभेद, यही है। तो इनसे जो है वो निजात पाना है। अरे हमारी बुद्धि तो बहुत छोटी है, कोई बात नहीं है, हम तो जितना समझ पा रहे हैं और अपने आदरणीय भारतीय आवाम से साझा कर रहे हैं, कम से कम इससे सीमित साधन यूट्यूब के माध्यम से। लेकिन हमसे अधिक हमारे जो महात्मा रहे हैं और महान शक्तियां, भगत सिंह, जिन्होंने कुर्बानी, स्वयं की कुर्बानी और हंसते जो फंदे को चूमा था, उन्होंने देशभक्ति का जज्बा तो जगाया है, लेकिन अपनी जो किताब लिखी कि भाई आई एम एथिस्ट, यानी मैं नास्तिक जो है वो बनने को मजबूर क्यों होगा, तो उसी में लिखा है कि भाई जो हम ये संघर्ष कर रहे हैं तो जो है सफेद अंग्रेजों को तो हम भगा देंगे, लेकिन इससे ज्यादा घातक जो है ये काले अंग्रेज हैं, जो कि इस देश को संप्रदाय के आधार पर, जातियों के आधार पर और भाषाओं के आधार पर, और तब अच्छा उस समय जो है भाषाओं के आधार पर प्रांत नहीं बने थे। यह देश को हमेशा जो है बांटते रहेंगे, लोगों को हमेशा तलों में वो रखते रहेंगे, लोगों को आपस में लड़वाते रहेंगे और देश को बांटते रहेंगे। तो
इनको भारत की पावन धरती से इनको समाप्त करना ही असली आजादी है। और भारतीय जनता दल इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है कि जितनी भी ये ताकतें हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में हो, चाहे वो जेएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी कागज के रूप में हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के रूप में हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के रूप में हो, चाहे वो आरजेडी के रूप में हो, चाहे वो जेडीयू या जेडीएस के रूप में हो, चाहे वो टीएमसी के रूप में हो, चाहे वो एनसीपी के रूप में हो, चाहे वो शिवसेना के रूप में हो, चाहे वो टीडीपी या डीएमके या एआईएडीएमके के रूप में हो, चाहे वो अकालियों के रूप में हो, वो इस देश की विघटनकारी ताकतें हैं, देश के अभिशाप हैं और इसका इलाज आपके हाथ में है, वो भी भारतीयता के आधार पर एक होकर के। अब बिखरिए मत। तो इसीलिए तो सब कुछ है, सिर्फ ये कह देने से कि हमारे यहाँ वो ये हुए थे वो हुए थे, कुछ नहीं। हमारी आवाम जो है किस दलदल में फंसी हुई है, उस दलदल से निकालना जरूरी है। और उस दलदल से निकालने का जो सबसे पहले काम है कि इन ताकतों को नस्त में नाबूद करना। कोई हालांकि टिप्पणी करना ठीक नहीं है, कोई पता नहीं पीस पार्टी चलाता है, वो उसका आदमी आगे कह रहा था कि ये यूट्यूब वाले सर वो लोकतंत्र को बदलना चाहते हैं। कि अरे भाई, लोकतंत्र नहीं, ये लोकतंत्र नहीं है ये सब। और लोकतंत्र के नाम पर कलंक है, ये राजनीतिक पार्टियों के नाम पर कलंक है। मैं नहीं कर रहा हूं। हमारे शहीद आजम भगत सिंह जो है, इनकी पहचान कर लिए हैं। अभी जान लीजिए इसको। अब ये चीजें, यही चीज जो है वो समझाना है वो लोगों को, यही चीज वो बताना है। अरे, हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का कत्ल इसने करवाया, इसी जेएनपीसी ने। और उसका राजीव गांधी बोल रहा है कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। उसका सलमान खुर्शीद बोलता है कि इनको जो है सन 47 के पापों की सजा मिल रही है। बताइए ना। तब भी हमारे पंजाब के भारतीय भाई बहन ये उसी जेएनपीसी के मोह माया में अब तक फंसे हुए हैं, उसको वोट दे रहे हैं और उसकी सरकारें बनवा रहे हैं। ये तो विडंबना है। ये जेएनपीसी जो है वो कितनी खतरनाक है इस देश के लिए। हमारे केरल के भारतीय भाई बहन इसको देश का दुश्मन ही नहीं मानते हैं। मोदी महोदय इस जेएनपीसी को देश का देश का दुश्मन नहीं मानते हैं, वामपंथियों को नहीं मानते हैं। समस्या यहां है। ये ममता बनर्जी यानी अपने मैंने वो पश्चिम बंगाल में गुंडा राज, माफिया राज, आतंक, इसका आतंक है। और इसके साथ साथ जो घातक है वो सांप्रदायिक बहुत है, यानी घोर कम्युनल है। लोग परेशान हो जाते हैं, खास करके दुर्गा पूजा का जब वक्त आता है। और उसके अलावा वो उत्तर प्रदेश के लोगों को कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के गुंडे, गुजरात के गुंडे। लेकिन सिर्फ इस बात का है कि जो हमारी आवाम इनको वोट कर रही है, समस्या यहां है। तो भारतीय जनता दल जो बराबर समझा रहा है कि हमारे जो आदरणीय भारतीय आवाम है, अपनी समझ और विवेकशीलता और मूल्यांकन पद्धति इसको सुधार है। इसलिए कि इसका इलाज जो है उसी के पास है। यदि वो एक होकर के इन ताकतों का निदान कर दे, देखिए वो तभी से जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन ये पूरे वातावरण को जकड़े हुए हैं, पूरे वातावरण को जो है वो प्रदूषित किए हैं। इसीलिए तो अरे भाई, भारतीय जनता दल क्या कर रहा है भाई, आप एक होइए। और एक इसलिए कि आप भारतीय हैं, आप एक ही हैं। लेकिन
एक होने का व्यवहार आप नहीं करते हैं। आप हैं भारतीय, नहीं कहते हैं हम तो बंगाली हैं, हम तो पंजाबी हैं, हम तो ठाकुर हैं, हम तो कश्मीरी हैं। ये आपको छोड़ना पड़ेगा। यही तो बता रहा है। हम नहीं भाई मुसलमान हैं, हम तो हिंदू हैं। ये सारी बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा। यदि भारत राष्ट्र को काम रहना है तो भारत राष्ट्र के अनुसार अपनी जो पहचान आपकी है, और उस पहचान को भारत के संविधान ने बताया भी है आपको। हम भारत के लोग हैं, हम भारतीय हैं। इसलिए इस तरह की बात कि हम ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, हम यादव हैं, ये करना, ये पूर्ण रूप से जो है छोड़ना पड़ेगा। और छोड़ना ही नहीं, इस पर जो एहसान, गर्व से कोई हम हिंदू हैं। अरे ये योगी आदित्यनाथ क्या कहता है? ये हम तो खुद कहते हैं कि गर्व से हम हिंदू हैं। बताइए, ऐसा आदमी जो है किसी भी संवैधानिक पद के लिए जो है वो हकदार बनता है, काबिल बनता है। लेकिन नहीं, लोग कुछ अपने भारतीय भाई बहन वो दीवाने इसके रहते हैं। प्रॉब्लम यह है, एक तो हम अपना जो इस देश में हमारा वजूद क्या है, हमारी पहचान का, इसके प्रति हम जागरूक हों, सचेत हों। और जो इस जागरूकता को आगे बढ़ाए, वही जो है इस देश के लिए वो उपयोगी है। कुछ लोग कहते हैं कि वो यूट्यूब वाले सर का तो जो देशभक्ति है, राष्ट्रभक्ति है, वो तो ठीक है, लेकिन ये मुसलमानों को भी साथ में लेकर चलते हैं। यही वो तकलीफ देने वाली बात है। बताइए, इन बातों का कोई जवाब है? ऐसी मानसिकता वालों, भारतीय जनता दल साफ कहता है, ऐसी मानसिकता वालों को ये भारतीय जनता दल के बस चले और सरकार देश के बाहर फेंक दें। देश के बाहर, ऐसे लोगों को देश के बाहर फेंके जाने की आवश्यकता है। भारतीय जनता दल कह रहा है कि सबको साथ में लेना है, कोई अपवाद नहीं है, सम्मान के साथ। अब कोई कहे कि नहीं भाई वो यूट्यूब वाले सर की हर बात तो ठीक है, लेकिन जो मुसलमानों को भी साथ में लेते हैं, ये ठीक नहीं है। तो ऐसी सोच को जो है वो कुचलने की आवश्यकता है। सबको साथ में लेना, सबको साथ में बिठाना, सबके साथ मिलजुल, सबके साथ जो है खान पान, बिल्कुल। एक बार हम किसी जो है वो बहुजन समाज पार्टी का नेता था, तो वो मजाक उड़ा रहा था कि भाई आप एकता की बात करते हैं, पहले आप शादी कराइए। वो चाहता था कि शादी का बात आप आप चलाएंगे तो पहले आप वो फेल हो जाएंगे। हमारा ये कहना है कि शादी विवाह पर जोर आप क्यों देते हैं? आप मेल जोल बढ़ाइए। जब बच्चों में ये समझ आ जाएगी तो बच्चों में ये समझ आ जाएगी तो शादी विवाह भी हो जाएगा, वह कोई बंधन। और आज भी जो बच्चे समझ रहे हैं तो क्या इन दीवारों को देखते हैं कि वो इस जात का है और जो है और इस संप्रदाय या उस संप्रदाय का है, शादी करते हैं। लेकिन जब और मेलजोल बढ़ जाएगा तो इस तरह की बाधाएं भी दूर हो जाएंगी, और जिसको जहां पसंद होगा, जिन बच्चों को अपना वो करेंगे। लेकिन पहले व्यवहार, घृणा नहीं। और ऐसे वाले कौन थे जो कि ये प्रचार कर रहे थे कि तिलक तराजू और तलवार, उनको मारो जूते चार। यानी एक और आप ये कहते हैं, और दूसरे ओर कहते हैं कि भाई वो शादी कराओ शेड्यूल कास्ट की और जो है वो ब्राह्मणों की। तो ऐसी सोच वाले जो है वो घातक होते हैं। बाबा साहब बार उन्होंने कहा कि हमारा जातिभेद समान होना चाहिए, और उन्हीं के सहयोग से जो संविधान बना, संविधान कह रहा है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया। इनके उन सिद्धांतों के संदेशों की हत्या करके ये सब बोलते हैं, ये सब जो है बहुजन समाज पार्टी के लोग बोलते हैं कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। बताइए, असदुद्दीन ओवैसी जो है
वकील बनता है। वकालत में जो है कम से कम वकालत या उसकी प्रैक्टिस में संविधान आता है, भारत का संविधान। भारत का संविधान कहता है कि हम भारत के लोग, लेकिन वो बंदा आज तक नहीं बोला कि हम भारत के लोग, हम भारतीय, बराबर मुसलमान मुसलमान मुसलमान। बताइए कितना बड़ा वो देशद्रोही है। भारत की बात करना, एकता की बात कर, असदुद्दीन ओवैसी। और आप ही को देखा देखी करके वो गद्दार जो है वो खड़ा हो गया है, वो पुष्पन कुलश्रेष्ठ। तो इस तरह की सारी ताकतों को नष्ट में नाबूद करने की बात जो है ये भारतीय जनता दल कर रहा है। अब हमारे सभी भारतीय भाई बहन सारी बातों को छोड़कर के एकता, भारतीय एकता, अब भारतीय हैं उसी की एकता स्थापित करिए और इन सारी ताकतों को नष्ट में नाबूद करिए। आपको अधिकार मिला हुआ, आपको मौका मिला हुआ है ईवीएम मशीन को प्रयोग करने का। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।